Okay. Okay. Good morning, students. Today's session will be totally dedicated to the object-oriented programming features regarding Java. Okay. Basically, first of all, we have to understand what do you mean by object-oriented programming language. Okay. Basically, when we study about the programming language, there are two types of approaches generally we use. First is the structured programming, and second is the object-oriented programming. Okay, as we already study about the C, and we already know that C is a structured programming language. First of all, we have to know what is the concept of the structured programming approach. Okay, basically a structured programming approach is totally depends upon based upon the divide and conquer rule. Okay, divide and conquer means what? Basically, here we divide a complex task into different subtasks where each subtask works independently. Okay, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी वी डिवाइड इनटू द डिफरेंट मॉड्यूल्स. ओके, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को हम लोग एक तरीके से मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो मॉड्यूल का मतलब ये होता है, दैट मीन्स कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर में आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा. ठीक है, तो फंक्शन का मेन रोल क्या होता है? फंक्शन का मेन रोल ये होता है कि हम फंक्शन बनाते इसलिए हैं क्योंकि वहां पे हम किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें. ठीक है, और जनरली हम लोग फंक्शन कहाँ पे बनाते हैं? मेन से बाहर. मेन आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है. ठीक है, उसके बाहर हम लोग क्या बनाते हैं? मेन फंक्शंस बनाते हैं. नंबर ऑफ फंक्शंस इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर और द डिफरेंट फंक्शनैलिटी इन द सिस्टम. नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ मॉड्यूल्स किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर में ये टोटली डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए कि हम कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर अगर हमारा सिंपल कैलकुलेटर है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ये सारी चीजें होंगी. 4 या 5 मॉड्यूल्स हो सकते हैं. लेकिन अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की बात करते हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के अंदर में आपको पता है मैथमेटिकल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है, इस तरीके के बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं. दैट मीन्स कि वहां पे जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होगा वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है ना? तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग जो होता है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूल्स होगा, और अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का, कि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है. टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है? कि जैसे आपको पता होता है कि जब आपको ने सी पढ़ा होगा तो वहां पे आपको ये बताया जाता है कि जनरली जो सी का प्रोग्राम होता है वो द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन. ठीक है, दैट मीन्स कि मेन के अंदर से ही हम क्या करते हैं? मेन से ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. और एवरी सी every application of any C consist only one main function. कोई भी बड़ा से बड़ा फंक्शन हो या कोई भी बड़ा से बड़ा कोई सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं सी के अंदर में, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर में नंबर ऑफ जो मेन फंक्शंस होगा वो सिंगल होगा, एंड दैट विल बी द एंट्री पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज पता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. ओके, नाउ वी फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओके, इसके अंदर में एक चीज एक टर्म्स यूज कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हम लोग वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बेस्ड आपका होता है. ठीक है ना? तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डेवलप्ड विथ अ डिफरेंट अप्रोच इन राइटिंग computer programs, and this approach demands that the programming thinks in an object oriented manner. Okay, thinking is an object oriented manner involve visualizing program components as a objects. Okay, यहाँ पे हम जितने भी प्रोग्राम कंपोनेंट्स होते हैं उसको जस्ट लाइक एज ए ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं. दैट आर वेरी सिमिलर टू द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. इट इज बेस्ड अपॉन मॉडलिंग द वर्ल्ड in terms of the objects. These objects are then manipulated to achieve a desired result. So writing object oriented program involves creating objects and creating application that use these objects. Okay, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में जो मेन जो फोकस होता है वो होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज सच लाइक अ रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए
कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एक अगर हम क्लास बनाते हैं तो क्लास इज जस्ट लाइक अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम स्टूडेंट नाम का क्लास बना रहे हैं, तो उसमें के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट का जो भी एक एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस से जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी उसके से रिलेटेड कोई भी फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजों को हम वहां पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लास क्या है, तो क्लास इज वी कैन से दैट क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड बिहेवियर, जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो, सिमिलर हो, स्टेट सिमिलर हो और उसका बिहेवियर सिमिलर हो। ओके, इसके कलेक्शन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जैसे आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा, सेट थ्योरीज के अंदर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं वॉवेल्स, वॉवेल्स का सेट बनाना है, तो दैट मींस कि वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉवेल्स, ओके, एंड वी कैन इजीली say that कि what are the different objects of vowels, that means कि A, E, I, O and U, that means कि 5 ऑब्जेक्ट्स ही होंगे हमेशा, और वो क्या होंगे, 5 ऑब्जेक्ट्स ही हमेशा होंगे, 5 ऑब्जेक्ट से ज्यादा हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा रियल टाइम जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, सपोज कीजिए कि स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड हम बहुत सारे स्टूडेंट, हम चाहें तो एक क्लास अगर स्टूडेंट का बना रहे हैं, और उस क्लास के थ्रू अगर हम 5 ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, 10 ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, 1000 ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिएटिंग अ क्लास, ओके। क्लास अगर हमने एक बार बना लिया और उसका ऑब्जेक्ट हम चाहें तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ओके। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास अगर हम बना लेते हैं, ठीक है, क्लास बनाने के टाइम में क्लास को मेमोरी नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तैसे ही क्या होगी, उसको मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सी में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर के अंदर में आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर हम बनाने के बाद मेन के अंदर में एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, इस तरीके से। तो जैसे ही स्टूडेंट S1 बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को क्या मिलती है, पूरी की पूरी एक मेमोरी मिल जाती है, ओके। The same process will be utilized in the object oriented programming, okay, clear? Basically now we go for the slide, okay. Here we study here we see in the slides what are the different object oriented paradigm that are supported by the Java programming, okay. First of all, what is an object, okay. Basically an object is a chunk of code consisting of data and the method functions that manipulate that data, okay. Basically this is the thought of the people, okay, regarding the object, okay. Basically what is a object, okay. Basically object is an instance of a class, okay. Object is an instance means what, instance means it is a part of the class. जैसे मैंने अभी आपको बताया सेट थ्योरी, अगर हम एक क्लास बनाते हैं वॉवेल्स का, उसके अंदर में क्या क्या आएगा, A, E, I, O, U आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको एक एक सब्जेक्ट, जैसे उसका एक निकालते हैं ना, जो भी आपका एक सेट होता है उसका सबसेट फाइंड आउट करते हैं, तो अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे A, E, I, O, U सेट है, उसका अगर एक सबसेट A बना रहे हैं तो दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट, एक सबसेट E बना रहे हैं तो दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट, ओके। अगर हम एक सेट बना रहे हैं वो दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो दैट दिस इज द वी कैन से दैट इन लेमैन वर्ड्स वी कैन से दैट basically object is an instance of a class, okay. Basically object is capable of performing on request one or more specialized functions, okay, has explicit interface through which it interacts with the other objects, and lastly the hides its implementation from the
other objects. Okay, next is basically it is an abstract data type. Okay, abstract data type, that is a stack queue, complex number, customer records, acknowledge timeout, retry protocols. Basically the object paradigm is based on the idea that we can construct software by assembling community of interacting objects. ओके, देखिए सबसे पहले यहां से समझने वाली चीज है ऑब्जेक्ट्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो होता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। ओके, तो जो क्लास हम बनाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम स्टेट एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज बताया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट हैज स्टेट, बिहेवियर एंड इट्स ओन आइडेंटिटी। ठीक है ना, इसका क्या होगा, अपना एक आइडेंटिटी भी होगा, ठीक है ना, इसका अपना एक स्टेट भी होगा और इसका अपना एक बिहेवियर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं फोर व्हीलर मान लीजिए कि एक क्लास है, तो फोर व्हीलर्स के अंदर में बहुत सारे ब्रांड्स की गाड़ियां आएंगी, जैसे हुंडई की आएगी, फोर्ड की आएगी, मारुति की आएगी, रिनॉल्ट की आएगी, सबकी आएगी ना। ठीक है, अब सब के अंदर में जो अलग अलग उसके मॉडल्स हैं उसके प्राइस भी अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है ना, तो हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एक अपना आइडेंटिटी होगा, उसका एक अपना बिहेवियर होगा और एक अपना उसका स्टेट होगा। ठीक है ना, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ वी discuss about the class. Okay, basically a class defines the characteristics that are common to a group of similar objects. ध्यान से देखिए यहाँ पे, a class defines the characteristics that are common to a group of similar objects. ठीक है, that means कि class is a collection of objects having the similar properties, state and behavior. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है डिफाइंस द वेरिएबल्स दैट होल्ड द ऑब्जेक्ट स्टेट, डिफाइन द मेथड दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर। ओके, तो बेसिकली क्लास का मतलब ये हो गया कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड बिहेवियर। जैसे मान लीजिए कि बीसीए के लिए एडमिशन ले रहा है, तो बीसीए के लिए अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो उसके अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं या बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें ये एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपका 10+2 के अंदर में मैथमेटिक्स होना चाहिए। ओके, इट शुड बी मैंडेटरी। तो दैट मीन्स कि कोई भी अगर स्टूडेंट आएगा, बीसीए नाम का अगर कोई क्लास बन रहा है और उसके अंदर में जो भी स्टूडेंट्स होंगे उसकी प्रॉपर्टीज एक पहले से एक प्रॉपर्टी डिराइव होगी कि दैट मीन्स कि इसका 10+2 के अंदर में मैथमेटिक्स होगा। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है उसके पास 10+2 के अंदर में मैथमेटिक्स नहीं है तो उसका बीसीए में एडमिशन होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली इस तरीके से जो भी एडमिशन हम बीसीए में ले रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, 10+2 के अंदर पीसीएम होना चाहिए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, उसका अगर हम परसेंटेज डिवाइड कर दें कि सपोज कीजिए कि 60% से ज्यादा होना चाहिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उसके अंदर में बीसीए के अंदर में वो 60% से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जितने भी स्टूडेंट बीसीए में एडमिशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो आपकी सेम होगी। प्रॉपर्टीज का मतलब ये नहीं है कि दैट मीन्स कि उसका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि नाम सेम होगा, नहीं, नाम उनका हर एक स्टूडेंट का अपना आइडेंटिटी भी है ना। मान लीजिए कि किसी का वेट 50 kg है, किसी का वेट 60 kg है, ठीक है ना, किसी का हाइट 178 सेंटीमीटर है, किसी का हाइट 153 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया, तो ये बेसिकली क्या करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ओके, बेसिकली अ क्लास, अब यहाँ पे एक डिफिनेशन अच्छा दिया हुआ है, क्लास इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट और पैटर्न टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, दैट मींस कि कोई भी एक क्लास हम बना रहे हैं ग्रुप, उस ग्रुप से अगर किसी एक एलिमेंट को भी हम बाहर निकाल रहे हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ईच ऑब्जेक्ट हैड इट्स ओन नेम, दैट मींस कि इट्स आइडेंटिटी, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वेरिएबल्स, all instance of the class share the method defined by the class। क्लास का भी एक स्ट्रक्चर हम बताएंगे। जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर में क्या क्या हो सकता है, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, यानी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम लोग मेथड्स को भी वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो क्लास इज जस्ट लाइक एज ए टेम्पलेट, ओके, और टू पैटर्न टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स, और एवरी ऑब्जेक्ट इज जस्ट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जो कि हम बार बार ये चीज आपको बता रहे हैं।
और each object has its own name, each object has its own variable, and all instances of that class share the method defined by the class. Okay, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें सपोज कीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास फॉर्म क्या होगा, a प्लस बी आई। ओके, a प्लस बी आई एक फॉर्म होगा, जिसमें आपको पता है ना i को क्या बोलते हैं, दैट i इज द इमेजिनरी पार्ट और a इज द रियल पार्ट, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हम बनाएंगे, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस क्लास के अंदर में जो उसके स्टेट्स होंगे, दैट मींस कि हमको दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक होगा रियल पार्ट के लिए और दूसरा होगा आपका इमेजिनरी पार्ट के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे जो इसका बिहेवियर होगा, ठीक है ना, इसका जो बिहेवियर होगा वो क्या क्या हो सकता है क्लास का, इसका दैट मींस ये क्या करेगा, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इनिशियलाइज करेगा। जितने भी इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जैसे मान लीजिए कि एडिशन हो सकता है, सबट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि कोई वहां पे उसको कोई कंडीशन चेक करना है, तो उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद सेट द वैल्यूज ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सेट द वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं a इक्वल टू 5, तो दैट मींस कि यू कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट एंड यू कैन इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सेट द वैल्यूज। नेक्स्ट है गेट द वैल्यूज। गेट द वैल्यूज का मतलब क्या है कि जो आप यूजर के थ्रू वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, सपोज कीजिए आपने लिख दिया एंटर द रियल पार्ट और एंटर द इमेजिनरी पार्ट, तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द यूजर कैन एंटर द रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। ओके, बेसिकली दिस इज द बेसिकली ओवरव्यू ऑफ टिपिकल जावा कॉम्प्लेक्स। ओके, जहाँ यहाँ पे पब्लिक क्लास कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे स्टेट का मतलब जो भी वेरिएबल्स यूज करेंगे वो, और बिहेवियर का मतलब ये हो गया इसके अंदर में मेथड्स। देखिए बिहेवियर का मतलब क्या होता है, बिहेवियर का मतलब है कि डिफरेंट ऑपरेशंस, तो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, फंक्शन यूज करते थे, और जावा के अंदर में उसी फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द मेथड्स, ठीक है ना। इनिशियलाइजेशन के लिए और भी बहुत सारे टूल्स हैं जावा के अंदर में, जिसको कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, एक्सेसर के यूज करते हैं, म्यूटेटर्स भी कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बस ये समझना है कि यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर में हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और मेथड्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इंप्लीमेंटिंग स्टेट। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि रियल और इमेजिनरी पार्ट बोला गया था आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे स्टेट में मैंने क्या लिखा था, वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट डबल रियल, प्राइवेट डबल इमेज। अब आपके लिए यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया होगा प्राइवेट, ये आपके लिए नया है। बेसिकली जावा के अंदर में या सी प्लस प्लस के अंदर में भी कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब क्या है कि दैट मींस वी कैन रिस्ट्रिक्ट आवर डेटा फ्रॉम द आउटसाइडर्स। दैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि क्लास के अंदर में अभी तो हम कोई डेटा हम बनाना वेरिएबल है या मेथड्स हैं, हम चाह रहे हैं कि वो वेरिएबल को सिर्फ अपने क्लास तक ही हम उसको यूज करें। उस क्लास के बाहर अगर उसको कोई यूज करना चाहे या कोई उसको एक्सेस करना चाहे, तो वो हम एक्सेसिंग उसको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यू। ओके, तो सच टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन थ्रू द एक्सेस मॉडिफायर। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे तो आप प्राइवेट्स देख रहे हैं, बेसिकली तीन तरीके का यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अभी देखिए सबसे पहले अभी प्राइवेट और पब्लिक के बारे में अभी हम आपको बता देंगे, क्योंकि प्रोटेक्टेड के अंदर में क्लास और चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ प्राइवेट का समझ लीजिए और पब्लिक। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि दैट मीन्स कि अगर किसी भी क्लास के अंदर में अगर हम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी मेथड्स को के आगे अगर हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज कर दें, तो दैट मीन्स कि ये जो आपका वेरिएबल होगा इसकी एक क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स कि इट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन क्लास ओनली। ओके, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम दिस क्लास विल हैव सेपरेट अकरेंस ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है ना। अगर इसी प्राइवेट की जगह पे अगर हम पब्लिक लिख दें, ठीक है ना, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हम ऊपर में लिख देते हैं पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक, इसका मतलब ये है कि जो पहला वेरिएबल है पब्लिक डबल रियल,
ये इट विल बी एक्सेस नॉट ओनली इन द क्लास बट ऑल्सो आउटसाइड द क्लास। ठीक है, आउटसाइड द क्लास का मतलब क्या है कि जो इस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना चाहेगा बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर पहला पब्लिक है दूसरा प्राइवेट है, तो ये जो आपका जो वेरिएबल है ये कहाँ पे यूज होगा, विद इन द क्लास यूज होगा, और ये जो वेरिएबल है वे कहाँ पे होगा, विद इन द क्लास भी यूज कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द, अब यहाँ पे जो एक दिया है ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना पब्लिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेसिकली इनिशियलाइजेशन के लिए जावा के अंदर में एक कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है इट विल बी सेम एज द क्लास, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि हमें कॉम्प्लेक्स ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। ओके, नाउ 1 by 1 मैं यहाँ पे लिख करके बताता जाऊंगा कि किस तरीके से है। ठीक है ना, जावा के अंदर में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो है आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, यस यस सर। फॉन्ट की साइज बड़ा कर दें और इसकी, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है सर, ठीक है, बड़ा कर दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, कर दिया। देखिए, सबसे पहला आपका इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन के बाद आपका एक आता है इनहेरिटेंस। ठीक है ना, और थर्ड जो है वो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो इनकैप्सुलेशन के अंदर में दो कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक होता है अबस्ट्रैक्शन, ओके, और सेकंड होता है डेटा हाइडिंग। ठीक है, अबस्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। अब सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, सबसे पहले देखिए। देखिए, बेसिकली जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्लास। ठीक है, क्लास का जो नाम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया क्लास स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्लास स्टूडेंट लिखा। इसके बाद वेरिएबल्स बनाते हैं, तो वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, देखिए, इंट ए जैसे आप पहले बनाते थे। ठीक है, मान लीजिए एक फ्लोट बनाना है तो यहाँ लिख सकते हैं फ्लोट बी। ओके, तो ये जो वेरिएबल्स हैं इसको क्या बोलते हैं, मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, अगर आपको मेथड बनाना है, मेथड का मतलब हो गया फंक्शन, तो फंक्शन बनाना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं void, मान लीजिए यहाँ पे लिखना है सो। ठीक है, दैट मीन्स कि ये हो गया आपका फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर में जो भी हम चाहे कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे बंद हो गया। एक और फंक्शन अगर हम चाहें तो वो भी बना सकते हैं, मान लीजिए लिख दिया void print। ठीक है, तो इट विल बी ऑल्सो ए फंक्शन। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग इसको फॉलो करते हैं हमारे क्लास के अंदर। ठीक है ना, और यहाँ से क्लास को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास। ठीक है, दिस क्लास क्या है, ये क्लास का नाम, ये दिस इज द कीवर्ड। स्टूडेंट क्या है, इट इज द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, द नेम ऑफ द क्लास शुड बी ऑलवेज अ वैलिड आइडेंटिफायर। यहाँ पे लिख देते हैं द नेम ऑफ क्लास should be a valid identifier। ठीक है, द नेम ऑफ क्लास शुड बी ए वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब समझते हैं ना,
जैसे मान लीजिए कि कोई भी वेरिएबल का हम नाम लिखते हैं तो आपको एक रूल्स बताया हो गया, 5 रूल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम नाम रखेंगे तो इट शुड नॉट मैच विद द प्री डिफाइंड कीवर्ड और इट शुड नॉट मैच विद द प्री डिफाइंड मेथड्स और फंक्शंस, ठीक है। तो दिस इज द वेरिएबल्स, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ये ए और फ्लोट बिल जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेसिकली मेंबर वेरिएबल। मेंबर वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज द मेंबर ऑफ द क्लास, ये क्लास का एक मेंबर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेंबर वेरिएबल। फ्लोट भी है, इसको भी मेंबर वेरिएबल बोलेंगे। अब void show है, void show क्या है, जस्ट लाइक अ फंक्शन है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जावा के अंदर में जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं इट विल बी नेम्ड एज द मेथड, ओके, कॉल्ड एज अ मेथड। तो इसको क्या बोलेंगे, मेंबर मेथड, ठीक है ना। तो बेसिकली वी कैन से दैट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड्स। क्लियर है ना। प्रोग्रामिंग के अगर स्ट्रक्चर से अगर हम बात करें तो क्लास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड। क्लियर है, ओके, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बताया था प्राइवेट और पब्लिक, है ना, दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था प्राइवेट। अब जैसे यहाँ पे इंट ए और फ्लोट भी कुछ नहीं है ना, तो जावा के अंदर में बाय डिफॉल्ट अगर हमने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे इंट के आगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, इसको पब्लिक मानते हैं। क्या होता है बाय डिफॉल्ट, पब्लिक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं ना, दैट मीन्स की ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट एक्सेस modifier access specifier is public by default, ठीक है। अब दैट मीन्स कि void show के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये भी पब्लिक होगा। अगर इसे मान लीजिए कि void print है, इसे हम चाहते हैं कि ये क्लास के अंदर ही यूज करें, क्लास के बाहर इसको यूज नहीं करना है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट जैसे ही लिखेंगे दैट मीन्स कि इट विल बी ओनली एक्सेप्टेबल विद इन द क्लास एंड, यहां पे लिख देते हैं इट विल बी ओनली यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, यानी जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ना वही सिर्फ उसको यूज कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर पब्लिक अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सपोज कीजिए हम लिख देते हैं पब्लिक, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन बी एक्सेस बाय इटसेल्फ और द अदर क्लास, और द अदर क्लास, यानी जो बाहर के भी क्लास है वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब इनकैप्सुलेशन आता है तो दो कॉन्सेप्ट आता है, अब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग। अगर मान लीजिए कि हमने आपको बोला, सपोज कीजिए कि क्लास और यहाँ पे लिख दिया हमने स्टूडेंट, ठीक है। अगर किसी ने आपको बोला कि मैंने एक क्लास बनाया है स्टूडेंट नाम का, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास जब स्टूडेंट नाम का बनाया है तो इसका मतलब आप सिर्फ एक ये इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर में ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि अब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, abstraction it shows only the salient or important property of any system। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए कि अब्स्ट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको मोबाइल का भी एग्जांपल दिया था कि मोबाइल के इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको उसके एक्सटर्नल बिहेवियर के बारे में सारा कुछ पता है। उसी तरीके से अगर हम एक कोई क्लास बना रहे स्टूडेंट का, तो सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है एक क्लास होगा स्ट्रक्चर, लेकिन उसके अंदर में क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ये सारी चीजें उसके लिए विजिबल नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ द अब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि डेटा हाइडिंग का मतलब है कि वी कैन हाइड द आवर डेटा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, किसी पैकेट में रैप आप उसको रैप करवा देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अगर गिफ्ट गिफ्ट किसी को अगर आप दे रहे हैं तो उसके अंदर में, ठीक है, उसके अंदर में कुछ होगा, लेकिन क्या होगा वो तो सस्पेंस है ना,
ठीक है, तो इस ये यही सस्पेंस आपका क्रिएट करता है ये आपका क्लास। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक अ डेटा हाइडिंग। ठीक है, और इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म इनकैप्सुलेशन, तो आप ये बोल सकते हैं रैपिंग द मेंबर variable and member method in a single unit. Okay, wrapping the member variable and member method in a single unit is known as the encapsulation. ठीक है, दैट मीन्स कि क्या करते हैं आप यहाँ पे रैप करते हैं डेटा को। ठीक है ना, सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए, रैपिंग द मेंबर वेरिएबल, रैपिंग का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड को एक सिंगल यूनिट के अंदर में हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं। रखने का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि उसको हम कंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसी को इनकैप्सुलेट बोलते हैं। देखिए, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि जैसे कैप्सूल देखते हैं ना आप लोग, जो आपको मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं कैप्सूल, उस कैप्सूल के अंदर में क्या होता है, उसको बाइंड किया रहता है ना। ठीक है, उस कैप्सूल को जैसे ही आप खोलेंगे उसमें का पूरा जो भी केमिकल्स होता है वो सारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लास है वो क्या करता है, जो भी मेंबर वेरिएबल है और मेंबर मेथड वो क्या करता है, किसी एक यूनिट के अंदर में बाइंड करके रखता है। ठीक है ना, सो इट इज नोन एज द इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी अगर कहीं पे भी यूज करते हैं तो यहाँ पे उससे दो प्रॉपर्टीज आएंगी, एक होगा अब्स्ट्रैक्शन और दूसरा होगा डेटा हाइडिंग। ओके, तो वी कैन ऑल्सो से दैट अगर आपको क्लास को अब डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, क्लास इज जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट कंटेन द मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड्स। ओके, दूसरा आप डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं, क्लास इज एन यूनिट that combines member variable and member methods, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली इट इज द क्लास एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड what do you mean by encapsulation and what is the concept of abstraction and what is the concept of the data hiding। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग का जो अप्रोच है, जो एब्स्ट्रैक्शन का अप्रोच है, वो बेसिकली कहां से आ रहा है, इनकैप्सुलेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकैप्सुलेशन। क्लियर है, इनकैप्सुलेशन के बाद जो हम लोग आएंगे किसके अंदर में आते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर में। ठीक है ना, बेसिकली देखिए इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस के अंदर में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी एंड WOUM। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब ये है, सबसे पहले इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि हम किसी भी चीज को हम दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्लास बनाया, सपोज कीजिए यहीं पे एक पिक्चर बना देते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ये सपोज कीजिए क्लास है। ठीक है ना, ओके, और बना लेते हैं पिक्चर ये। ठीक है, सपोज कीजिए ये है आपका एक क्लास है ए और दिस इज द क्लास बी। ठीक है, ये जो एक क्लास है, सपोज कीजिए कि इसके अंदर एक फंक्शन है, मान लीजिए हैं void show। ठीक है, किस नाम से फंक्शन है, void show के नाम से आपका इसका फंक्शन है। ठीक है, अब सपोज कीजिए एक फंक्शन, एक दो क्लासेज हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ठीक है, ए के पास एक फंक्शन है void show और यहाँ पे बी के पास कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब दोनों अलग अलग क्लासेज हैं। अब क्या होगा कि बी, अगर सपोज कीजिए बी एक क्लास है जो चाहता क्या है कि हम ए के अंदर में जो void show मेथड है इसको हम यूज करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इट कैन बी पॉसिबल व्हेन बी इनहेरिट्स ए। जब बी क्या करेगा, ए को इनहेरिट करेगा तो ये पॉसिबल हो सकता है।
ठीक है। दैट मीन्स कि बाय यूजिंग इनहेरिटेंस ए क्लास कैन यूज द फीचर ऑफ द अनदर क्लास, ठीक है। दैट मीन्स कि इनहेरिटेंस को यूज करके एक क्लास क्या कर सकता है, दूसरे क्लास के जो भी आपके प्रॉपर्टीज हैं उसको क्या कर सकता है, वो इनहेरिट कर सकता है। दैट मीन्स कि यूज कर सकता है। समझ में आ गया। तो दैट मीन्स कि बी को आपको दोबारा ये कोड तो नहीं लिखना पड़ेगा void show का, क्योंकि void show ऑलरेडी ए के पास में है, ठीक है। तो बी क्या करेगा, यूजिंग इनहेरिटेंस वो क्या करेगा, ए की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। और सेकंड है राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स। दैट मीन्स कि अगर हमने एक बार कोई कोड लिख दिया तो हम जितनी बार चाहें उसको यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना, क्या क्या टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। बेसिकली जावा के अंदर में वो होता है, एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना, सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल। और तीसरा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तीन तरीके का बेसिकली इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। देखिए सिंगल लेवल को किस तरीके से हम बना सकते हैं, यहाँ पे देखते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये बनाया था, ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ले लेते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से। दैट मीन्स कि एक ये जो ऊपर वाला जो ए मैंने बनाया है, बी ने किसको इनहेरिट किया है, ए को, ठीक है ना। तो जो जिस दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करेगा, तो किसके क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता है, ए। तो ए को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पेरेंट क्लास। क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास। और जो बी जो होगा, क्योंकि बी किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, ए से, तो बी जो होगा वो बन जाएगा आपका चाइल्ड क्लास, ठीक है ना। तो ए क्या है, पेरेंट क्लास, और बी क्या है, चाइल्ड क्लास। यानी चाइल्ड क्लास कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास। क्लियर है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को शेयर करेगा। इट विल बी नॉट पॉसिबल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट ओनली इन जावा बट ओनली इन सी प्लस प्लस, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, चाइल्ड क्लास कैन शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना, ओके। अब अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये अब बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के लिए देखिए बना देते हैं। सपोज कीजिए एक ये क्लास, ठीक है। सपोज कीजिए तीन क्लासेज हैं अपने पास, ठीक है, ऐड टेक्स्ट। ये मान लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा बी क्लास है, ये सपोज कीजिए सी क्लास है, और ये आपका डी क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ए है, ठीक है ना। एक अंदर में एक फंक्शन है void show, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए void show को बी भी यूज करना चाह रहा है, सी भी यूज कर रहा है और डी भी यूज करना चाह रहा है। तो बताइए, तो बी सी और डी ये तीनों किस टाइप के क्लास होंगे, पेरेंट क्लास होगा या चाइल्ड क्लास होगा, चाइल्ड क्लास। वेरी गुड, चाइल्ड क्लास। वेरी गुड, गुड। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी सी डी, अब यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास कितने हैं, तीन है, और पेरेंट क्लास कितना है, वन है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि कोई एक पेरेंट क्लास है और मोर देन वन चाइल्ड क्लास है उसके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स कि अगर एक के करस्पॉन्डिंग दो ही अगर क्लास होते बी और सी, तभी भी ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा। अगर बी सी और डी है, इट विल बी ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर सपोज कीजिए चार अगर होते, तभी भी आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा। समझ में आ गया। दैट मीन्स कि वन पेरेंट क्लास कंसिस्ट मोर देन वन चाइल्ड, इट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर, समझ में आ गया सबको, ओके। तो आप ये बोल सकते हैं ना, इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द सिंगल इनहेरिटेंस, बोल सकते हैं ना। यहाँ पे भी तो सिंगल इनहेरिटेंस ही है, क्योंकि बी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को, सी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को, डी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास था, और यहाँ पे क्या है, मोर देन वन चाइल्ड क्लास अवेलेबल है। क्लियर, यस सर।
यस सर। ओके, टाइम हो रहा है, अटेंडेंस मैं शेयर कर रहा हूँ अब, ठीक है। फिर आप लोग क्वेश्चन भी पूछते जाइएगा बीच में, एक बार मैं अटेंडेंस शेयर कर दूं, लेट हो जाएगा फिर। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। और कोई लास्ट में कोई क्यूरी है आप लोग का तो आप पूछ भी सकते हैं साथ में। So multi-level inheritance. ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए एक पिक्चर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूं आपको इसी पे। देखिए, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जैसे यहाँ पे ए और बी किया ना, एक और यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ पे एक बना दिया, ठीक है। सपोज कीजिए इसको ले लिया यहाँ पे एड टेक्स्ट, ये हो गया सी। ओके, इंसर्ट, दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पे क्लियर। अब देखिए, अगर यहाँ पे ए बी और सी है तो पेरेंट क्लास कौन सा है, ए है, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए यहाँ पे बी के पास भी कोई फंक्शन है void प्रिंट, ओके, और सी के पास कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे बी ने किसको इनहेरिट किया है, ए को, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे सी ने किसको इनहेरिट किया है, बी को। गुड गुड, वेरी गुड। तो अब ये चीज बताइए मुझे कि अगर बी ने ए को इनहेरिट किया है तो बी कौन कौन से मेथड को यूज कर सकता है। बी के पास अपना मेथड है ना, ये प्रिंट, ठीक है। और ए का मेथड कौन सा है, void show। तो जब बी ने इसको इनहेरिट किया है दैट मीन्स कि एक बी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द ए, दैट मीन्स कि बी कैन एक्सेस द बोथ मेथड्स। एक तो इसका अपना मेथड है void print और इसका ए का मेथड कौन सा है, void show। इसका मतलब जैसे ही बी ने ए को इनहेरिट किया, इसके पास प्रिंट भी आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, शो भी आ गया, क्लियर है। अब सी ने इनहेरिट किया बी को, तो सी किस किस फंक्शन को यूज कर सकता है बताइए तो। प्रिंट और शो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यानी प्रिंट और शो दोनों को यूज कर सकता है, यस यस। तो इसको मल्टी लेवल इसलिए बोलते हैं। देखिए, ये बेसिकली अगर हमारा एक क्लास है जो पेरेंट क्लास है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 लेवल। बी जो है इसको बोलते हैं 1 लेवल, और 1 लेवल के बाद नीचे आ गया ये 2 लेवल, ये ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही क्लास होगा, ये सी के बाद अगर हम चाहें तो उसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। तो basically this is the concept of the multi-level inheritance. So we can also say that it is the extended form of the single inheritance. Okay, clear? Yes, sir. यस सर। Okay, thank you. और सर ये void show के आगे सर पब्लिक लगा के सर ये इनहेरिट करेंगे सर। नहीं, पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट होगा जावा के अंदर में। अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक, ठीक है। अगर हमें उसको क्या करना है, विद इन क्लास यूज करना है, तो उसके लिए हम सिर्फ प्राइवेट कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। सर अगर प्राइवेट में हम डिफाइन करते हैं तो इनहेरिट नहीं हो सकता है। नहीं, वेरी गुड, इनहेरिट नहीं हो सकता है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया नाम। मैंने ये चीज बताया कि प्राइवेट के अंदर में, जिस क्लास के अंदर में अगर हम प्राइवेट अगर हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल या मेथड्स किसी को भी, तो दैट मींस कि इट कैन बी यूज्ड विद इन द क्लास और बाय इट्स ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो या तो उसका ऑब्जेक्ट यूज कर पाएगा या तो क्लास के अंदर यूज कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम पब्लिक डिफाइन करेंगे तो दैट मींस कि इट विल बी आल्सो यूज्ड बाय इट्स चाइल्ड क्लास आल्सो, ओके। और सर प्रोटेक्टेड तो सर प्रोटेक्टेड आप लोग को जब इनहेरिटेंस बताएंगे ना तो उस टाइम में अच्छे से आपको पता चलेगा। अभी चूंकि आपको क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता नहीं है, इसीलिए मैं प्रोटेक्टेड को अभी स्किप कर रहा हूँ, ओके। जो कल का जो सेशन हम लोग करेंगे वो उसी पे बेस्ड होगा, और थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म बता के और नेक्स्ट हम बताएंगे हाउ टू इंस्टॉल द जावा, ओके।